है समय भयंकर बाढ़ का जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। है समय भयंकर बाढ़ का जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह चौहान। स्वागत है आपका हिंदी और हिंदुस्तान में। मित्रों, वह व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व को पूरी दुनिया एक मत बिना किसी वाद विवाद के महान सेनापति के रूप में मानती थी, वीर सैनिक के रूप में मानती थी, राजनीति के विद्वान के रूप में मानती थी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मानती थी जो एक बार कदम उठा ले तो कभी पीछे नहीं रखता था, जो एक बार सोच लिया तो उसे बिना करे नहीं मानता था। ऐसे महान व्यक्तित्व और वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेटर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं उन्हें वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेटर क्यों कह रहा हूं, इसका जिक्र मैं आगे जरूर करूंगा। इस वीडियो में हम आपको उनके व्यक्तिगत जीवन, उनके संघर्ष, कांग्रेस से उनकी बगावत, आजाद हिंद फौज की स्थापना, देश के लिए इतना सब कुछ समर्पित करने की भावना और उनके निधन के बारे में सब कुछ सूक्ष्मता से बताने वाला हूं। मित्रों, क्रूर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के स्वर्णिम चरित्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। सुभाष बचपन से ही राष्ट्र की आजादी के सपने देखने लगे थे। कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स करने के बाद उन्होंने पिता की मर्जी के मुताबिक IAAS की परीक्षा दी तो उनका चौथा स्थान आया। लेकिन जिसके मन में आजादी का तूफान बचपन से ही हिलोरे मार रहा हो, वह अंग्रेजों की अधीनता कैसे स्वीकार करता। करीब एक साल बाद उन्होंने 22 अप्रैल 1921 को इस पद से इस्तीफा दे दिया और देश को फिरंगियों से आजाद कराने में जुट गए। नेताजी ने कई वर्ष देश के लिए गांधी जी के साथ काम किया, लेकिन उनकी विचारधारा गांधी जी से अलग थी। नेताजी का मानना था कि बिना बलिदान के देश आजाद करा पाना बेहद मुश्किल है, किंतु गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। सन 1938 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और यह वही समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध लगभग प्रारंभ हो रहा था। सुभाष जी इस मौके का फायदा उठाकर विद्रोह की अग्नि में घी डालना चाहते थे, परंतु गांधी जी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। गांधी जी का मानना था कि जिस वक्त शत्रु कमजोर हो उस वक्त उससे लड़ना छल होगा, परंतु नेताजी किसी भी कीमत में सिर्फ आजादी चाहते थे। यहीं से गांधी और सुभाष जी के बीच कुछ दूरियां बढ़ीं और कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने की बारी आई। गांधी जी ने इस बार नेताजी को अध्यक्ष नहीं बनाया और पहली बार पार्टी में चुनाव हुए। गांधी जी ने अपने उम्मीदवार के रूप में पट्टावीर सीतारमैया को खड़ा किया और यह कहा कि पट्टावीर सीतारमैया के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मैं खड़ा हूं। दूसरी ओर नेताजी खड़े हुए और कांग्रेस के इतिहास में यह बहुत बड़ी घटना हुई कि सीतारमैया को हराकर नेताजी 201 वोटों से विजयी हुए और उधर गांधी जी ने सीतारमैया की हार को अपनी व्यक्तिगत हार बताया और नेताजी जो 1939 में ही भारत को आजाद करा सकते थे, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। नेताजी 11 बार जेल जा चुके थे और 11वीं बार जब नेताजी को नजर कैद किया गया था तो 11 जनवरी 1941 को वह बड़ी ही होशियारी से पूरी योजना के साथ देश से निकलकर अफगानिस्तान से होते हुए जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी की सहायता से वहां पर आजाद हिंद फौज की स्थापना करना चाहते थे। इस सिलसिले में जर्मनी के तानाशाह नाजी से मिलने पहुंचे। यहां पर एक जिक्र आता है कि उस वक्त जर्मनी में जो भी व्यक्ति नाजी से मिलने आया करता था उससे हिटलर के नुमाइंदे मिला करते थे, जो बिल्कुल हिटलर के ही वेशभूषा में हुआ करते थे। नेताजी से मिलने भी क्रमशः 3-4 नुमाइंदे आए और कहा, कहिए क्या काम है। तब नेताजी सिर्फ यही कहते, अपने आका को भेजो, मुझे उन्हीं से काम है। फिर आखिरकार जब हिटलर आया तो नेताजी फौरन खड़े हो गए और उन्हें पहचान लिया। हिटलर ने कहा, तुमने तो मुझे कभी देखा नहीं, तो फिर कैसे पहचाना। तो नेताजी का जवाब था कि फिरंगियों के नींद हराम कर देने वाले सुभाष के कंधे पर हाथ सिर्फ हिटलर ही रख सकता है। हम नेताजी की राष्ट्रभक्ति का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने देशवासियों के प्रति हिटलर के मस्तिष्क में बनी खराब छवि को लेकर सीधे उन्हीं से सटीक प्रश्न पूछ लिया। हिटलर ने अपनी एक किताब में भारतवासियों के प्रति अत्यधिक कुदृष्टिकोण दर्शाया था। जब नेताजी ने हिटलर से इस विषय पर प्रश्न किया तो उसने न सिर्फ अपनी गलती मानी, साथ ही पुस्तक के अगले संस्करण में इस गलती के सुधार का भी वादा किया। जर्मनी में एक शब्द है फ्यूरर, जिसका मतलब होता है नेताओं का नेता, और जर्मनी में हिटलर को फ्यूरर कहा जाता था।
जब हिटलर नेताजी से मिले तो उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फ्यूरर ऑफ इंडिया यानी भारत के नेताओं का नेता संबोधित किया। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की नींव जर्मनी में ही रख दी थी। यह अलग बात है कि वह सेना कभी युद्ध नहीं लड़ पाई और जर्मनी में ही रह गई। भाषण के प्रारंभ में मैंने उन्हें वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेटर कहा था। आप खुद ही सोचिए कि जो सिपाही वर्षों पहले युद्ध हार कर दुश्मन देश के बंदी गृह में पड़े हों, जीवन की सारी आशाएं छोड़ चुके हों, उन्हें पुनः युद्ध के लिए तैयार करना और उनमें हौसला भरना और उन्हें नवीन जीवन लक्ष्य प्रदान कर प्रेरित करना कितना जटिल काम है। लेकिन शायद जो व्यक्ति इस दुर्लभ कार्य को अंजाम दे सकता था वह पूरी दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है और वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसीलिए मैं उन्हें वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेटर कहता हूं। जब नेताजी जर्मनी से समुद्र के रास्ते होते हुए जापान आए तो यहाँ इनके आदेश पर रास बिहारी बोस ने पहले से ही आज़ाद हिंद फौज बना दी थी। सन 1942 का वह समय जब पूरी दुनिया में महिलाओं को हीन भावना से देखा जाता था, उस वक्त नेताजी ने लक्ष्मीबाई रेजिमेंट को आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया था। आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। आज़ाद हिंद फौज ने उस समय बर्मा, इम्फाल और कोहिमा जैसे स्थानों में अंग्रेजों से जमकर मुकाबला किया। 21 मार्च 1944 को चलो दिल्ली के नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज ने पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा था। मित्रों, हम में से लगभग सभी लोग स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू को जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तभी नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार गठित कर दी थी और नेताजी उस सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री एवं विदेश मंत्री थे। अपनी सरकार बना देने के बाद नेताजी ने अंग्रेजों को आक्रमणकारी घोषित कर दिया था। नेताजी की सरकार को दुनिया के 9 देशों से मान्यता भी मिल चुकी थी, जिसमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मैक्सिको और आयरलैंड शामिल थे। सुभाष जी जो इतने बड़े नेता बनने के बाद भी जिनका लोहा पूरी दुनिया मानने लगी थी, उनका बड़प्पन तो देखिए कि उन्होंने जापान की रेडियो से गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता संबोधित किया था। 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाते हुए सुभाष जी ने अपने सैनिकों से मार्मिक शब्दों में कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है, किंतु दुर्भाग्यवश विश्व युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली और जापान ने भी घुटने टेक दिए। ऐसे में नेताजी को टोक्यो की ओर पलायन करना पड़ा और कहते हैं कि विमान हादसे में उनका निधन हो गया। आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को आज़ाद कराने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप से सफल नहीं हो सका, किंतु उसका दूरगामी परिणाम हुआ। अंग्रेज भारत में भारतीय सैनिकों के बल से ही राज करते थे, किंतु अब भारतीय सैनिक आज़ाद हिंद फौज से प्रभावित होकर अंग्रेजों से बगावत करने लगे थे, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण नौसेना विद्रोह है जो 1946 में हुआ था। उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे। आज़ादी के बाद भारत को दिए गए एक इंटरव्यू में इटली ने स्वयं इस बात की पुष्टि की थी कि उनके भारत को आज़ाद करने के पीछे सबसे बड़ा कारण आज़ाद हिंद फौज थी। इसकी वजह से ब्रिटिश इंडिया की फौज से भारतीयों ने बगावत कर दी थी। सन 47 के बाद भारत पाकिस्तान 2 देश बन चुके थे। तब गांधी जी ने कहा था, यदि सुभाष होते तो ऐसा कभी ना होता। उसका कारण है सुभाष जी का हिंदू मुस्लिम प्रेम। आज़ाद हिंद फौज में जितने हिंदू थे उतने ही ज़्यादा मुसलमान भी थे। मुसलमान नेताजी से बहुत प्रेम करते थे। यहाँ तक कि एक मुस्लिम ने आज़ाद हिंद फौज के लिए अपनी 1 करोड़ की पूरी संपत्ति नीलाम कर दी और स्वयं फौज का सिपाही बन गया। नेताजी का पर्सनल असिस्टेंट भी मुसलमान ही था। जर्मनी से जापान आते वक्त नेताजी ने जिस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया और 3 माह जहाज में उसके साथ बिताए, वह भी मुसलमान ही था। अगर नेताजी जीवित होते तो आज़ाद भारत की छवि ही कुछ अलग होती। मुझे एक बात का बहुत दुख होता है, जिन सिपाहियों ने देश के लिए बिना भोजन, बिना दवाई और बगैर मूल सुविधाओं के दिन रात संघर्ष किया और युद्ध लड़े, उन आज़ाद हिंद फौज की स्मृति आज भी इस देश में कहीं भी मौजूद नहीं है। सुभाष जी की इच्छा थी कि भारत के लोग जब भी मिलें, जब भी वे अभिवादन करें, तो अभिवादन के रूप में वे जय हिंद का प्रयोग करें। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। जय हिंद।